भारत का वंदे वंदन, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ख्वाब है जो साकार होने जा रहा है। बड़ा सवाल यह है, महिला आरक्षण की राह में कितने रोड़े हैं। उससे भी बड़ा सवाल यह है, क्षेत्रीय दलों ने रोड़ा क्यों अटकाया हुआ है, क्यों अटकाने, लटकाने और भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों विपक्ष ने एक बड़ा सवाल उठा दिया है कि 2024 में जब आप लागू नहीं कर सकते तो आनंद फानन में क्यों लेकर के आए। कितने सवाल हैं जो अनसुलझे हैं। महिला आरक्षण को लेकर आगे होगी बहस। संसद के विशेष सत्र का आज है तीसरा दिन। लोकसभा में आरक्षण बिल पर आज चर्चा होनी है। 7 घंटे होगी आरक्षण बिल पर चर्चा। सुबह 11 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक चर्चा होनी है। बहस के बाद बिल पर वोटिंग भी कराई जाएगी। आज चर्चा में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, आगे हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल लाइव, इंडिया न्यूज पर लाइव एंड एक्सक्लूसिव। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। फिर भी इसको, ये जो विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने वाला बिल, फिर भी उनको इसमें आपत्ति है क्या? पर इम्प्लीमेंटेशन में कोई गाइडलाइन नहीं है। We welcome this move. At the same time, we know that how calculative and how cunning the BJP is. महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश हो गया। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महिला आरक्षण बिल पेश किया। इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया है। इससे महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण मिलेगा। लेकिन अलग अलग पार्टियां, कैसे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जब ये बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की आधी आबादी के सपने को साकार करने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया, लेकिन कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने कुछ अलग नजर और नजरिए से इस अधिनियम, इस बिल को देखा है। गांधी खानदान को सिर्फ अपने परिवार की महिलाओं को सशक्त करने में रुचि है। राष्ट्र के गरीब तक के मध्यम वर्गीय परिवार या आदिवासी या दलित समाज की महिलाओं को सशक्त करने में उनकी रुचि नहीं है। आज ये दुख का विषय है कि श्रीमती सोनिया गांधी जानबूझकर सदन से गायब रहीं। ये दुख का विषय है कि उनके सुपुत्र भी जब इस बिल पर चर्चा शुरू हो रही थी, इंट्रोडक्शन हो रहा था, तब पीठ दिखाकर चले गए। और भी खेदजनक है कि जब हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी ने, स्पीकर ने ये घोषणा की कि क्या महिला आरक्षण मतलब कि नारी शक्ति वंदन बिल का सभी राजनीतिक दल समर्थन करते या नहीं, ऐसे में भाजपा और एनडीए के सभी साथियों ने अपना समर्थन दिया। कांग्रेस पार्टी ने समर्थन बिल के इंट्रोडक्शन में नहीं दिया। No, this BJP and Prime Minister has given a portfolio for her to abuse Congress party and Gandhis. That duty she is doing for appeasing her master. This is the only one thing I have to tell. This is the duty given by the central government. महिला आरक्षण एक ऐसा इशू जो 27 साल से अलग अलग वक्त में लटका रहा। 4 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में ये आया जरूर, लेकिन लटका, अटका और भटका रहा। पहले एचडी देवगौड़ा जब प्रधानमंत्री थे, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई पेचीदगियां हैं। एक पेचीदगी यह है कि बिहार में आरजेडी और जेडीयू दोनों के सुर महिला आरक्षण को लेकर के अलग अलग हो गए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी मुखालफत की है। समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है, आगे मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, लेकिन पहले चलते हैं शक्ति के बाद। शक्ति, क्या ये माना जाए कि लोकसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में महिला रिजर्वेशन को लेकर जेडीयू और आरजेडी के बीच 2 फाड़ है? अगर 2 फाड़ है तो आगे आने वाले वक्त में क्या ये माना जाए कि बिहार में सरकार का स्वरूप बदलने के संकेत भी मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में शामिल हैं और सबसे अहम बात यह है कि इंडिया गठबंधन, जो गठबंधन उन्होंने बनाया था बीजेपी के खिलाफ, इसके वो सूत्रधार कर सकते हैं। आपकी तमाम नेताओं को उन्होंने एकजुट किया था और उसके बाद पटना में सबसे पहले विपक्षी एकता की बैठक हुई थी। लेकिन कई ऐसे मामले आ रहे हैं जिसमें कि इंडिया गठबंधन के तमाम दलों से जो नीतीश कुमार के जो विचार हैं वो अलग हैं। अब देखिए G20 के जो राष्ट्रपति ने भोज दिया था उसमें नीतीश कुमार शामिल हुए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी जो तस्वीर शामिल हुई, साझा किया उन्होंने। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं आरजेडी के अंदर जो है इसको लेकर असहजता महसूस की गई। इंडिया गठबंधन के तमाम लोग जो है इसको लेकर असहज महसूस कर रहे थे और उसके बाद जो है जो मीडिया के खास करके जो कुछ चैनलों के बहिष्कार की बात हुई थी उस पर भी नीतीश कुमार ने अपना साफ कर दिया था कि वो पत्रकारों की स्वतंत्रता पर क्या विचार रखते हैं। उन्होंने कहा कि इसके बारे में उनकी जानकारी नहीं है।
तो कहीं ना कहीं उसके बाद और अब जो महिला आरक्षण बिल को लेकर नीतीश कुमार ने स्वागत किया है, तो आरजेडी के साथ उनका बिहार में गठबंधन है, इंडिया अलायंस में साथ में है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से आरजेडी के एक मिनट, जो है इसको संसदीय लेकर कार्य विरोध कर मंत्री दिया। प्रहलाद जोशी लाइव हैं। शक्ति रुक जाइए आप। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी इंडिया न्यूज पर लाइव। ಆದರೆ ಮೊದಲು ನೀರು ಹರಿಸಿ ಕಳೆದ ಸುಮಾರು 1.5 ತಿಂಗಳಿಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. अब महिला आरक्षण की राह में कितने रोड़े हैं, इसे समझाने के लिए ग्राफिकल इनपुट तो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन सवाल पहला यह है, क्या डिलिमिटेशन से पहले महिला आरक्षण को लागू किया जाएगा? इसका जवाब है नहीं। क्या 2029 से पहले लागू हो पाएगा? इसका जवाब है नहीं। डिलिमिटेशन को लेकर के इतने पसपेश आखिरकार क्यों हैं? राज्यों की विधानसभाओं में लागू कब किया जाएगा? रोटेशन वाली प्रणाली क्या है? इसे लेकर के अभी तक पिक्चर क्लियर नहीं है। मैं इससे पहले की डिबेट ओपन करूं, कपिल सिब्बल सांसद राज्यसभा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर महिला आरक्षण को लेकर कैसे आमने सामने आ गए हैं, देखिए और सुनिए। ये चाहते हैं कि इनको राजनीतिक फायदा हो 2024 में और महिलाओं को बता सके, देखिए हमने एक ऐसा ऐतिहासिक काम किया है। ऐतिहासिक काम तो आपको 2014 में करना चाहिए था और हम के साथ थे। क्या ऐतिहासिक है इसमें? ये कहते हैं कि अब महिला आरक्षण 2029 में मिलेगा। उस बीच में क्या होने वाला है? एक सेंसस होना जरूरी है और साथ में डिलिमिटेशन होना जरूरी है। और अगर सेंसस और डिलिमिटेशन नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? तो एक अगेन सपना दिखा रहे हैं महिलाओं को कि 2029 में आपको आरक्षण मिलेगा। 2014 में क्यों नहीं? 2019 में क्यों नहीं? 2024 अब क्यों? आज क्यों इनको याद आया महिलाओं के आरक्षण का? ये राजनीतिक बातें हैं, इनकी सोच राजनीतिक है। ये राजनीति के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकते। ये ना तब चाहते थे, ना ये अब चाहते हैं। ना ये महिलाओं को आरक्षण 2010 में देना चाहते थे, ना ही ये 2023 में चाहते हैं। ना इन्होंने इंदिरा जी के समय, ना सोनिया जी के समय, ना नेहरू जी के समय, ना राजीव जी के समय कभी आरक्षण महिलाओं को ना दिया, ना महिलाओं को अन्य सुविधाएं दी। नहीं तो हमारी बहनों को 10 करोड़ रसोई गैस के सिलेंडर लेने का इंतजार मोदी जी का क्यों करना पड़ता? 12 करोड़ शौचालय मोदी जी को क्यों बहनों को बना के देने पड़ते? 4 करोड़ पक्के घर मोदी जी को क्यों बहनों को बना के देने पड़ते? 13 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाने का काम मोदी जी को 3 साल में क्यों करवाना पड़ता? 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने का काम और फ्री वैक्सीन, ये सब कार्य मोदी जी को क्यों करने पड़ते अगर इन्होंने किए होते? महिला आरक्षण को लेकर पेचीदगी कितनी है, किसकी नीयत साफ है और किसकी नीयत में खोट है, इसे लेकर के ही हम आगे बड़ी बहस करने वाले हैं। आसान शब्दों में आपको हम बता भी रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल क्या है। नारी शक्ति वंदन बिल आखिरकार आसान शब्दों में आपके लिए समझा ही रहे हैं हम। प्रिया सेठी जी नेता बीजेपी, उर्मिला ठाकुर जी प्रवक्ता आरजेडी, मनोज लाल दास जी नेता हैं आप जेडीयू के, और डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन पांडे प्रवक्ता कांग्रेस के। प्रिया सेठी जी, पहला सवाल आपसे ही है। कांग्रेस के नेता, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जेडीयू, आरजेडी सभी का ये कहना है 2024 में जब आप महिला आरक्षण लागू नहीं करा पाएंगे, 2029 से पहले डिलिमिटेशन के बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे, इंप्लीमेंट एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, तो फिर महिला आरक्षण का शिगुफा छोड़ा क्यों? प्रिया जी। देखिए, शगुफा कोई नहीं छोड़ा है। इसमें यही है कि जो व्यवस्था बनाई है, जिस तरह से व्यवस्था बनेगी उसी दौरान जो है डिलिमिटेशन के बाद ही ये प्रोसेस जो है आपका जो रिजर्वेशन है वो पूरा होगा। ठीक है। लगता है बहुत पेंडिंग है। कोविड के कारण बहुत सारा जो है आपका जो सेंसस था वो टाइमली हो नहीं पाया, और इसी वजह से जो है अब सेंसस के बाद जो है आपका जब डिलिमिटेशन होगा और उसके बाद जब ये आपकी सीटें बढ़ेंगी, आपकी असेंबली में बढ़ेंगी, आपकी लोकसभा में बढ़ेंगी, तो उसके बाद ही आरक्षण होगा। ये बहुत एक इतने बड़े देश को चलाना, प्रिया मैम, आप 1 घंटे तक मेरी डिबेट में मेरे साथ में हैं। क्रेडिट देना चाहिए अपने प्रधानमंत्री जी को। आप 1 घंटे तक मेरी डिबेट में मेरे साथ में हैं। मैं एक बार डिबेट ओपन टू ऑल कर देता हूं, क्यों आखिरकार इंटेंट पर सवाल उठाया जा रहा है। डॉक्टर स्नेहाशीष मेरे ख्याल से प्रिया जी को रिबट करना चाहेंगे। डॉक्टर स्नेहाशीष, सोनिया गांधी ने कहा कि ये बिल तो हम ही लेकर के आए थे, लेकर के तो आए लेकिन पास नहीं करा पाए।
HD देवगौड़ा पास नहीं करा पाए, हालांकि अटल जी के वक्त में भी पास नहीं हो पाया, डॉक्टर मनमोहन सिंह पास नहीं करा पाए। आप लोगों ने राज्यसभा में तो पारित कराया, लेकिन लोकसभा में लाने की हिम्मत 2010 में आप नहीं कर पाए, क्योंकि आपको यह लगता था कि यूपीए की सरकार समाजवादी पार्टी और आरजेडी वाले गिरा देंगे। इंटेंट पर तो असली सवाल आपके है। कांग्रेस शुरू से इस बिल के समर्थन में रही है और कांग्रेस ने पहल भी की है। नो डाउट आप समर्थन में रहे हैं, नो डाउट समर्थन में रहे हैं, लेकिन 10 साल यूपीए शासनकाल में आप लोग इसे पारित क्यों नहीं करा पाए, कानून क्यों नहीं बनवा पाए, सवाल यह है। प्रिया जी, आप अपने फ्रेम को स्टैटिक रखें, अपने फ्रेम को आप लूज ना छोड़ें, क्योंकि आप लाइव हैं। डॉक्टर स्नेहाशीष, अपनी बात बोलें आप। हम लोग पूरी मंशा थी हमारी और हमारे नेत्री, चूंकि देखिए मामला कहां से आता है। अभी अगर भारतीय जनता पार्टी की मंशा पे हम लोग क्यों न सवाल उठाएं। संगठन में उनके पास 35% आरक्षण उन्होंने महिलाओं को नहीं दिया है। अपने कैबिनेट में मोदी जी ने नहीं आरक्षण दिया है। जब टिकट का बंटवारा होता है तो वो नहीं देते हैं आरक्षण अपने महिला नेत्रियों को। और जब देश में आई बात तो 2024 के चुनाव से पहले ये माइलेज लेने के लिए जो काम किया जा रहा है उनके द्वारा, ये निश्चित तौर पे सोचने वाली बात है, क्योंकि अभी सीएए के रूल्स भी नोटिफाई नहीं कर पाया है गृह मंत्रालय। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो क्लियर है कि 2021 के जनगणना अभी सामने नहीं आ पाई है हमारी, और डीलिमिटेशन 2026 से पहले नहीं पॉसिबल है, और ये डीलिमिटेशन के बाद ही, परिसीमन के बाद ही ये लागू होगा। ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई, आपकी बात समझ में आ गई। आप ये कहना चाहते हैं कि डीलिमिटेशन से पहले और जनगणना से पहले ये लागू हो नहीं पाएगा। 2026 से पहले कोई डीलिमिटेशन होने वाला नहीं है, 2026 के बाद ही इसे लागू किया जाएगा। मतलब ये कि अगर इसका फायदा होगा भी आधी आबादी को, या 33% आरक्षण अगर एग्जीक्यूट होगा भी, तो महिलाओं का ये आरक्षण 2029 से पहले एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये आपने एकदम क्लियर कर दिया। लेकिन उर्मिला ठाकुर जी, आप लोगों ने एक नया तो नहीं, बल्कि आप लोगों का कहना यह है, आपका तर्क यह है, कोटा के अंदर कोटा, SC ST के लिए अलग से कोटा, अन्य पिछड़ी जातियों के लिए अलग से कोटा जब तक नहीं होगा तब तक महिला आरक्षण बिल को इस स्वरूप में आप लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों मैम? अपने आप को अनम्यूट कीजिए उर्मिला जी, आप म्यूट हैं। डिबेट का एक डेकोरम होता है, अपने आप को म्यूट ना करें, अनम्यूट करके आप लोग बैठें। मैं कभी भी कोई सवाल आपके पास लेकर के आ सकता हूं। अनम्यूट कीजिए, आप बोलिए, आपकी आवाज आनी चाहिए उर्मिला जी। आवाज जा रही है? आवाज आ रही है, बिल्कुल। अब बोलें आप, फ्रेम में ठीक से आइए ताकि आपका चेहरा, हाँ आप ठीक है, अब बोलिए आप। मैं कहना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद और जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं आदरणीय तेजस्वी यादव जी हमेशा महिलाओं के हक हकूक की बात करते रहे हैं और उनको अधिकार के लिए हमेशा सड़क से लेके सदन तक सक्रिय रहे हैं। मैं कहना चाहती कि आप देखे होंगे कि जब पंचायती राज व्यवस्था में जब चुनाव की प्रक्रिया आई तो सबसे पहले आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी ने और आदरणीय राबड़ी मैडम ने पंचायती राज में 33% आरक्षण उन महिलाओं को देने का काम। और हमारे उप मुख्यमंत्री है तेजस्वी जी, A to Z की पार्टी, उन्होंने हमेशा A to Z के लिए लड़े हैं कि सबको हक और अधिकार मिले। लेकिन इस पहला आरक्षण जरूर लाया गया, 26 के बाद सेंसस होगा और कब यह 39 में लागू होगा, क्या होगा, वो तो अलग बात है। अभी 2024 में चुनाव है और एक काम करते हैं, एक बार संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को सुन लेते हैं, उसके बाद आप अपनी बात यहीं। अच्छा ठीक है, प्रहलाद जोशी जी अभी थोड़ी देर के बाद में जुड़ने वाले हैं, अपनी बात आप पूरी कर लें। उर्मिला ठाकुर जी अपनी बात पूरी कर लें आप। इस तरह से जो इंडिया गठबंधन बना तो घबराहट में ये लाए बिल, ठीक है, मैं इस बिल के का विरोध नहीं करती, लेकिन हक के लिए हमारी पार्टी लड़ते लेकिन महिला आरक्षण को लेकर इंडिया गठबंधन के अंदर बिहार में दरार है मैम, अभी शक्ति ने हमें बताया है, और शक्ति भी इस वक्त लाइव हैं। शक्ति, आप बीच में कहीं पर भी बहस में आ सकते हैं। मनोज लाल दास जी, महिला आरक्षण को लेकर के जेडीयू के सुर अलग और आरजेडी के अलग, क्या बिहार में आप लोग अलग अलग हो जाएंगे महिला आरक्षण के नाम पर? सुनिए न, सुन लिया जाए ना। देखिए मैम बोलिएगा, मैम एक बार सभी को सुनते हैं ना, एक बार डिबेट सभी के लिए ओपन होने दीजिए, एक मिनट ओपन होने दीजिए। मनोज जी बोले। अरे भैया सुनो राशिद जी, सबसे डिबेट में शामिल करिए तो बात तो पूरा होने दीजिए। अच्छा ठीक है, अपनी बात पूरी कर लीजिए उर्मिला जी।
लेकिन टीवी की कुछ बुनियादी शर्तें होती हैं, थोड़ा संक्षेप में आप बोलेंगे, अपनी बात पूरी करेंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अपनी बात पूरी कर ही लीजिए आप, फिर मैं मनोज जी से रिबट करवाता हूं। अपनी बात पूरी कर लीजिए। स्मृति ईरानी जी कह रही थी कि उन आदिवासी महिला के लिए, उन जो है दलित महिला के लिए ये बहुत ही अच्छा होगा। क्या होगा जब आपने तय ही नहीं किया कि उन आदिवासी महिला हो, जनजाति की महिला हो, अच्छा। या अनुसूचित महिला हो या पिछड़ा वर्ग की महिला हो, आप उसको 33% में कहाँ पर हिस्सा देंगे, कितना देंगे? जब आपने तय ही नहीं किए हैं तो कैसे उसको लाभ होगा? ये तो ठगने वाली बात है। कभी बहुत ही वही मेरे ख्याल से आपको जवाब प्रिया जी बेहतर दे देंगे। प्रिया जी, आरजेडी की नेता ये कह रही हैं कि आदिवासियों के लिए आप लोगों ने कुछ किया नहीं, अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में सोचा ही नहीं, और सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए 2024 से पहले आपने आनंद फानन में विशेष सत्र बुलाया और महिला आरक्षण बिल लेकर के चले आए। जवाब दें प्रिया जी। मैम रुक जाइए ना एक मिनट, उर्मिला जी रुकिए ना, एक बार बाकियों को भी सुनिए प्लीज, बाकियों को सुनिए आप। प्रिया जी बोलें। बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। देखिए, जब लालू प्रसाद यादव जी को मतलब घोटाले के बाद जेल जाना था तो उनको कोई और कार्यकर्ता नजर नहीं आया चीफ मिनिस्टर की पोस्ट के लिए। वो अपनी धर्मपत्नी राबड़ी देवी जी को लेकर आ गए। ये इनकी मानसिकता दिखाती है, और ये मानसिकता दिखाती है कि मनोज जी बीच में आना चाहते हैं। प्रिया मैम एक मिनट, प्रिया मैम एक मिनट, मनोज जी बीच में आना चाहते हैं। मनोज जी, आपके अपने साथी आरजेडी पूर्व मुख्यमंत्री बिहार की आप राबड़ी कहती हैं महिला आरक्षण के अंदर वंचित, उपेक्षित, खेतिहर, मेहनतकश वर्गों की महिलाओं की सीटें आरक्षित नहीं हैं। मत भूलो महिलाओं की भी जाती है। अन्य वर्गों की तीसरी चौथी पीढ़ी की बजाय वंचित वर्गों की महिलाओं की अभी पहली पीढ़ी ही शिक्षित हो रही है। इस तरह की बातें आ रही हैं निकल करके। इस पर मैं आपका जवाब चाहूंगा, लेकिन उससे पहले हेमा मालिनी और महबूबा मुफ्ती कैसे महिला आरक्षण को लेकर के आमने सामने, अब ये देखिए। मोदी जी तो हर महिलाओं के लिए बहुत ही सपोर्ट करते हैं, तो ये बहुत ही खुशी की बात है और गौरव की बात है हम सब महिलाओं के लिए। तो ऐसा एक प्रधानमंत्री हैं जो साथ दे रहे हैं महिलाओं के लिए, गरीब के लिए, किसानों के लिए, और विपक्ष हमेशा उल्टा ही बोलते हैं। तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो पूरा देश उनके साथ खड़ा है, तो हमें पूरे निस्संदेह वही आगे भी आएंगे, आगे भी पूरा देश को चलाने में उन्हीं का साथ होना चाहिए। तो एनडीए की सरकार को तकरीबन 10 साल होने वाले हैं, तो अगर पहले किया होता तो अभी इस इलेक्शन में जो 2024 का पार्लियामेंट इलेक्शन में है उसमें विमेन को मौका मिलता पार्टिसिपेशन करने का बड़ी तादाद में। मगर चलिए, देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है। और इसकी शुरुआत एक बार जो है राजीव गांधी जी ने की थी जब उन्होंने पंचायत में 33% रिजर्वेशन शुरुआत की थी। इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक भी यूपी की राजधानी लखनऊ से लाइव हैं, और जैसा हमने बताया कि महिला आरक्षण को लेकर इंडिया अलायंस के अंदर ही दो फाड़ है, डिवीजन है, अलग अलग फैक्शन बटे हुए हैं। अभिषेक, अभी अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है चंद मिनट पहले ही। अखिलेश लिखते हैं, जब जनगणना और परिसीमन के बिना महिला आरक्षण बिल लागू हो ही नहीं सकता, जिसमें कई साल लग जाएंगे, तो बीजेपी सरकार को इस आपाधापी में महिलाओं से झूठ बोलने की जरूरत आखिरकार क्या थी? मैं समझना ये चाहता हूं कि आपने इंडिया अलायंस बनाया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का रुख अलग अलग है। क्या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो मास्टर स्ट्रोक है जिसने इंडी अलायंस के अंदर गठबंधन में दरार पैदा कर दी है? अभिषेक राशिद, बिल्कुल ये बात सही है कि कल प्रधानमंत्री ने जिस बिल को रखा और फिर उस बिल को लेकर जिस तरह राजनीतिक दलों में एक मत नहीं हो पा रहा है, वजह बिल्कुल साफ है। अगर वोट बैंक के लिहाज से बात की जाए तो स्ट्रैटेजिकल मूव के हिसाब से कांग्रेस ने जो कहा या बाकी दलों ने कहा, निश्चित तौर पर आधी आबादी को लेकर कांग्रेस पहले भी बहुत सारी बातें कह चुकी है। लेकिन समाजवादी पार्टी और खासतौर पर अखिलेश यादव ने जो बात ट्वीट के जरिए कही है, उन्होंने आरक्षण में आरक्षण की मांग कर दी है। यानी महिला आरक्षण जो 33% है उसमें उन्होंने कहा कि प्रतिशत तय होना चाहिए ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के लिए, आदिवासी वर्ग की महिलाओं के लिए। और आरक्षण में आरक्षण की मांग ये पहली बार नहीं जो उन्होंने की है। ओबीसी आरक्षण के अलावा भी एससी, एसटी आरक्षण और बाकी आरक्षणों को लेकर भी वो इस तरह की बातें पहले कहते हुए नजर आए हैं। अभिषेक, आप मेरे साथ में आप रहे हैं। अभिषेक, आप मेरे साथ में रहिए। वक्त छोटे से ब्रेक का हो चला है, लेकिन आगे कई सवाल अभी भी हैं। अगर फर्ज कीजिए कि 33% आरक्षण लोकसभा में लागू हो जाता है, तो फिर महिला सांसदों की संख्या हो जाएगी 181। 543 सीटों वाली लोकसभा है, इसमें 181 महिला सांसद हो जाएंगे।
अब आगे का सवाल है, अभी तो परिसीमन वगैरह की बात थी, आगे अगर रोटेशन किया जाता है तो क्या ये माना जाए कि 5 साल के बाद में अगर कोई विनिंग फैक्टर भी होता है, कोई जीतने वाली भी महिला नेत्री होती है, तो क्या उसका भी टिकट हटा दिया जाएगा, उसका भी चेहरा बदल दिया जाएगा? सवाल ये भी है। सवाल ये भी पैदा हो जाता है कि क्या सिर्फ आरक्षित सीटों से ही महिलाएं लड़ पाएंगी या गैर आरक्षित सीट पर भी महिला प्रत्याशी उतारी जा सकेंगी या नहीं? इस तरह के कई बुनियादी सवाल हैं। एक ब्रेक। भारत का वंदे वंदन है, शक्ति वंदन है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये विजन और मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के अंतिम साल में जो महिला आरक्षण बिल पेश किया, इसे लेकर के विपक्ष भी अपने आप में दो फाड़ है। हालांकि उत्तर प्रदेश की एक अलग तरीके की लड़ाई है। जितने क्षेत्रीय नेता हैं उन्हें ये लगता है कि जब तक महिला आरक्षण में जाति नहीं आएगी, SC, ST, OBC के लिए भी प्रावधान अलग से होना चाहिए, तब तक इसका समर्थन नहीं करेंगे। और रामगोपाल यादव बहुत मुखर हैं, सांसद हैं समाजवादी पार्टी के। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता अपर्णा यादव ने कैसे डिफेंड किया है, कैसे सामना किया रामगोपाल यादव का, दोनों को सुनिए। बिल जो ये पास कर रहे हैं हमारी पूर्ण मेजॉरिटी है। कभी कभी पहले के समय में ये होता था कि नहीं पास हो पाएगा, तो मुझे लगता है ये जल्दी ही पास हो जाएगा। और महिलाओं के लिए जिस प्रकार से श्री गणेश हुआ है, हर चीज़ के लिए बहुआयामी मुझे लगता है उनके लिए ऑप्शंस हैं और ये खुल जाएंगे। और पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा मुझे लगता है विमेन रिप्रेजेंटेशन की कमी आ रही थी, वो इस बिल के आने से संभव हो जाएगा। है इस संसद में पहले भी बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, राज्यसभा में पास भी हो गया था, उसे वापस दिया जाएगा। ये लाया गया है, 29 से पहले आएगा नहीं। ये महिलाओं को मूर्ख बनाने वाली बात है कि नहीं? हम तो सपोर्ट कर ही रहे, हालांकि हमारा मांग रही है और रहेगी, आगे भी रहेगी। मैं जानता हूं कि सदन में और बहुमत प्राप्त जो दल है उसके अंदर एंटी OBC लोग बैठे हुए हैं। वे OBC महिलाओं को आरक्षण देने नहीं देंगे। एक वक्त ऐसा जरूर आएगा, वी आर होपिंग, एक वक्त ऐसा आएगा जब हिंदुस्तान की इस नई संसद में OBC महिलाओं के समर्थक संसद सदस्यों की ज्यादा होगी, उस वक्त हम इसको पास करवा लेंगे। नारी शक्ति वंदन एक तरीके से मोदी सरकार के लिए गेम चेंजर, और इसका दिखेगा 2024 में असर। एक बार चलते हैं मनोज जी के पास में। मनोज जी, आई एम सो सॉरी, मैं बहुत देर में आपके पास में आ सका क्योंकि बीच में कनेक्टिविटी का भी कुछ इश्यू हो गया था। एक सवाल ही उठ रहा है मनोज जी कि बिहार के अंदर महिला आरक्षण को लेकर क्या RJD और JDU दो फाड़ हैं, दोनों की सोच अलग अलग है? मनोज जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो, आवाज आ गई आपकी, अब बोलें। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बहुत बढ़िया आवाज आ रही है, बोलिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं जिस भी हमारी पार्टी जहां भी गठबंधन रहती है, अपने नीति और सिद्धांत पर चलती है। कई मौकों पर ऐसे भी आया है जब हम NDA में रहे तो उनके कई नियमों को, कई कानूनों को हमने विरोध किया है। और पिछले बार भी जब UPA में थे तो कई मुद्दे पर, लेकिन इससे हमारे गठबंधन के सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये जो एक तुरुप का पत्ता सामने आया है, इसमें अभी बहुत सारी पेच है। क्या होगा नहीं होगा, जब तक जनगणना नहीं होगी तब तक तो ये हो ही नहीं सकता है। अब जनगणना जो है 2024 तक होगी नहीं, 25 में कई राज्यों में चुनाव हो जाएंगे, तो अब 26-27 चलेगा। ये 2029 का भी संभव हमें नहीं लगता है। तो इस स्थिति में ये मात्र एक ढकोसला साबित हो जाएगा। और मान देखिए, सभी दल, चाहे जो भी, कोई इसके विरोध में नहीं है। सभी लोगों का ये कहना है, हमारा भी कहना है कि जब आप जनगणना कराइए, जातियों की जनगणना कराइए और उसमें अति पिछड़े और पिछड़े लोगों को भी आरक्षण दीजिए। ये हमारा भी डिमांड है। इस डिमांड से हम कहीं अलग नहीं है। तो इस परिस्थिति में बिल को लाने से पहले सरकार को चाहिए था कि सभी दलों के नेताओं से बातचीत करते, उनकी बात करते। लेकिन जिस तरीके से हवाई जहाज की तरह ये बिल लाया गया है, तो महिलाओं को भी आज संदेह हो रहा है कि क्या होगा। जब तक बिल नहीं आ रहा है तब तक NDA में जो शामिल दल हैं
वो भी कम से कम 2024 के चुनाव में। सर एक मिनट रुक जाइए, मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी लाइव हैं, एक बार सुनते हैं। जो सहयोगी दलों के ब्लैकमेल के आगे झुक गए, और चूंकि उसके पूर्व 98 या 99 में राजद के सुरेंद्र यादव ने अडवाणी जी के हाथ से बिल की कॉपी लेकर फाड़ दिया था। ये तो हालांकि कांग्रेस का आश्रय लेने के लिए बात करें कि ये हमारा बिल है और हम लोग इसको लेकर आए, तो लागू क्यों नहीं किया? लागू करवाते तब ना आपको श्रेय मिलता। सर विपक्ष इस पे कहीं ना कहीं ये भी कह रहा है ओबीसी कोटे का भी ख्याल रखना। देखिए इसका तो कोई, अब वो कहेंगे कि साहब मुसलमानों को क्यों नहीं मिला, फलाने को क्यों नहीं मिला। अभी संविधान जो है वो लोकसभा और विधानसभा के अंदर केवल SC ST के आरक्षण का प्रावधान है, उसी की व्यवस्था की गई है। हाँ, सरकारी नौकरियों के अंदर OBC की बात आती है, बाकी की बात आती है, लेकिन जब से संविधान लागू हुआ तो केवल आरक्षण जो है लोकसभा और विधानसभा में SC ST का ही आरक्षण है, और उसी की गिनती भी होती है, बाकी जातियों की गिनती भी नहीं होती है। तो संविधान के अंदर जो प्रावधान, उसी के तहत 1/3 रिजर्वेशन SC महिलाओं को भी मिलेगा, ST महिलाओं को भी मिलेगा, और बाकी जो सीटें उसके अंदर भी 1/3 जो है। डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन पांडे ठीक ही तो कह रहे हैं सुशील मोदी का ये कहना है कि आप बिल संसद में लेकर के आए लेकिन पास भी नहीं करा पाए। 8 मार्च 2010 की दोपहर पूरे हिंदुस्तान को याद है, राज्यसभा में बड़ी अफरा तफरी मची। समाजवादी पार्टी के सांसद नंद किशोर यादव और कमाल अख्तर चेयरमैन हामिद अंसारी की टेबल पर चढ़ गए, माइक उखाड़ने की कोशिश की। मुझे याद है उस जमाने में राष्ट्रीय जनता दल के राजनीति प्रसाद ने बिल की कॉपी फाड़कर चेयरमैन की तरफ भी उछाल दी थी। आप लोग तब नहीं संभाल पाए क्योंकि आपको पहले सरकार संभालनी थी। हिमंता बिस्व शर्मा सीएम असम और सचिन पायलट नेता कांग्रेस महिला आरक्षण बिल को लेकर के आमने सामने है। बिल प्रस्तुत किया गया है उसमें बहुत पुरानी मांग देश के लोगों की थी, कांग्रेस पार्टी की थी, सब लोगों की थी, उसमें सिर्फ लिप सर्विस दी गई है। मैं मानता हूं कि ये बिल बहुत पहले आना चाहिए था, और अभी भी जो जहां तक जानकारी मुझे मिली है ये लागू होगा 2029 में। अभी लागू क्यों नहीं करना चाहती सरकार, ये समझ से परे है। बिल लेकर आ गए लेकिन लागू करेंगे 6-7 साल के बाद, ये मैं समझता हूँ सही नहीं है। अगर सरकार की मंशा सही होती, सब लोगों से बात करते और तुरंत प्रभाव से सारे लोगों से बात करने के बाद इसे लागू कर सकते। आप बिल को उठाएगा और आपका ही मंत्रीगण, आपका ही कोalition इसको अपोज करेगा, फिर आप बिल को परसू नहीं करेगा। आज अगर नरेंद्र मोदी जी ने ये बिल सदन का पटल में रखा है और काल अगर हमारा ही कोई गठबंधन का पार्टी लोकसभा में वॉकआउट करता है या हल्ला करता है, ये बिल को पारित नहीं होना चाहिए, तो लोग हमको शख्स का नजर से देखेगा। राहुल गांधी जो बोलता है, सोनिया गांधी जो बोलता है, लालू यादव वही करता है। तो इसीलिए ये बिल आपका था और ये बिल को पारित ना होने का षड्यंत्र भी आपका था। डॉक्टर स्नेहाशीष, मैं आपसे समझना ये चाह रहा था कि उस जमाने में 2010 में जब राज्यसभा के अंदर सभापति की कुर्सी तक पहुंच करके कई पार्टियां ऐसी थीं जो आप लोगों के अपने लोग थे, आप लोगों ने बिल पेश किया, बावजूद इसके वो लोग माइक तोड़ने की कोशिश करने लगे थे। उपसभापति हामिद अंसारी के पास में पहुंच करके आप लोग उस वक्त कंट्रोल नहीं कर पाए, आप लोग उसके आगे कोई कोशिश नहीं कर सके। यानी आप इस बिल को लेकर के, महिला रिजर्वेशन को लेकर के, 33% आरक्षण को लेकर के आप लोग सहमे हुए थे, डरे हुए थे, एप्रीहेंसिव थे आप लोग। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस हमेशा से पक्ष में रही है महिलाओं के उत्थान के लिए, और देश में महिलाओं के उत्थान के लिए कांग्रेस ने जितना काम किया है उस पर तो किसी को शक नहीं है, उस पर किसी को कोई सवाल नहीं होनी चाहिए। खैर, यहाँ पे जब बात आ रही है तो पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में भी 724 महिला प्रत्याशी उतरी थी। डॉक्टर स्नेहाशीष, आप जानते हैं कि मैं बिना फैक्ट के बात नहीं करता, आपसे ही सवाल है। डॉक्टर स्नेहाशीष, आपसे ही सवाल है, पूरी बात सुन लीजिए, आप अपनी पूरी बात करेंगे आप। डॉक्टर स्नेहाशीष, मैं आपसे ही सवाल कर रहा हूँ, आपसे एक क्रॉस क्वेश्चन है, सुन लीजिए। ससम्मान एक बात सुने स्नेहाशीष भाई, एक बात ससम्मान। 24 प्रत्याशियों में 54, सबसे ज्यादा 54 प्रत्याशी कांग्रेस ने दिए थे। कांग्रेस की मंशा पे अगर कोई सवाल उठाएगा तो मैं जवाब दूंगा। मंशा पे सवाल है ना, सुनिए ना डॉक्टर स्नेहाशीष, सुनिए।
1971 में नेशनल एक्शन कमेटी ने भारत में महिलाओं के घटते राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन पर चर्चा की, लेकिन आप लोगों ने कुछ नहीं किया। 1988 में महिलाओं के लिए नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान ने पंचायत स्तर से संसद तक महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की, तब आप कुछ नहीं कर पाए। 1993 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन में पंचायत और नगर निकाय में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित की गई, लेकिन ये बात आप लोकसभा और राज्यों की विधानसभा तक नहीं ले आ पाए। यही एक वजह है। मैं बात से 27 साल की नहीं कर रहा हूं, 1971 से लेकर के आज तक लगभग 6 दशक 7 दशक बीत चुके हैं। डॉक्टर स्नेहाशीष, इसीलिए नियत पर सवाल है। हमारे तो मैनिफेस्टो में था 35% आरक्षण 2019 के चुनाव में। अब क्या मैं इस पे सवाल उठा दूं कि एक्शन क्या था, के चुनाव से एग्जीक्यूशन क्या था, इम्प्लीमेंटेशन क्या था? के चुनाव से पहले आप 2014 में क्यों नहीं लाए? इस पे अगर हमने मनसा पे सवाल उठा दूं तो आप बताइए 2010 के बाद तत्काल 2014 में आपकी सरकार बनी थी, क्यों नहीं आपने उस वक्त इस पे पहल की थी और आज ही लागू हो जाता है। लेकिन चूंकि मनसा पे हम सवाल उठाएंगे, हम भी मनसा पे सवाल उठाएंगे। ये बिल हम लोगों ने लाया था और संसद में पूरे पुरजोर समर्थन हम लोग। उर्मिला ठाकुर जी, आप लोग आरक्षण को आरक्षण में उलझाने की कोशिश करते हैं, कोटा के अंदर कोटा ढूंढने की कोशिश करते हैं। यही एक वजह है कि आपने एक आधी आबादी के अधिकार के लिए या उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए अगर केंद्र सरकार कुछ कर रही है तो आप लोगों ने राह में रोड़े अटका दिए हैं। देखिए, आधी आबादी की जो 85% महिला है, आप इस बात को क्यों नहीं मानने के लिए नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं मैं एक पिछड़ा का बेटा हूँ, अति पिछड़ा का बेटा हूँ। वोट बैंक बटोरने के लिए तो पिछड़ों की बात कर लेते हैं, पिछड़े की बेटा बन जाते हैं, लेकिन वोट जब लिया हुआ हो जाता है तब पिछड़ा की माता को आरक्षण देने में क्या प्रॉब्लम है? आप 33% आरक्षण दिए तब तय करेंगे ना कि किसको कितना आप दे रहे हैं, कि सिर्फ 33% महिला को आरक्षण दे रहे हैं ताकि कारपोरेट घराने की महिला को आप भेज सके, जिसका नेतृत्व करते हैं, नाम लेते हैं सबका साथ सबका विकास। लेकिन आप जो है एक वर्ग विशेष के लोगों को, एक जाति विशेष के लोगों को की बात करेंगे तो यह नहीं चलने वाला है। आप उनकी बात भी कीजिए ना, जो सुदूर देहात में, गांव गमई में, खेत खलियान में जो मजदूर और किसान की बहू बेटी है, आप उसको भी कैसे वो सब आएगी पार्लियामेंट, कैसे जाएगी, ये तय करेंगे कि नहीं करेंगे? अच्छा ठीक तो है, ये तो बात हो गई आरजेडी की, जेडीयू की, भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस की। लेकिन AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर के क्या सोचते हैं और उन्हें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जवाब क्या दे रहे हैं? जब दोनों आ गए आमने सामने, उसके बाद बयानों के तीर कितने गंभीर थे, देखिए। महिला आरक्षण बिल आज इंट्रोड्यूस हो गया है, कल उस पर चर्चा होगी। यह भी मैं समझता हूँ हमारे देश की आधी आबादी जो बहनों की बेटियों की है, उनके कल्याण, विकास, उनकी अधिकारिता, संपन्नता बढ़ाने की दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उठाया गया बड़ा कदम। इस बिल में सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें ओबीसी महिलाओं को और मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई कोटा नहीं रखा गया, इसलिए हम इस बिल के खिलाफ हैं। देखिए, जब आप महिलाओं को के लिए बना रहे हैं तो क्या ओबीसी महिला नहीं जीत कर आए यहाँ पर? अच्छा, एक बात आप क्यों भूल जाते कि बीजेपी के पास एक भी मुसलमान एमपी नहीं है। 50% का डेफिसिट है मुसलमानों के, माने 8,992 में सिर्फ 520 जीते। अगर आबादी से देखा जाए तो 1,070 जीतना चाहिए था। तो जब इस समुदाय का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है और बीजेपी के पास एक भी मुस्लिम एमपी नहीं है। इंडिया न्यूज संवाददाता महिमा कटारिया के पास चलते हैं। महिमा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन कौन से वक्ता बोलने वाले हैं? क्योंकि शुरुआती जानकारी ये मिल रही कि स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमन, भारती पवार, अपराजिता सारंगी, सुनीता दुग्गल और दिया कुमारी, इनके अलावा कौन से बड़े नाम हैं? बिल्कुल राशिद, आपने सही कहा। महिला आरक्षण बिल पर बीजेपी की तरफ से महिला स्पीकर में स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमन, भारती पवार, अपराजिता सारंगी, सुनीता दुग्गल और दिया कुमारी होंगी। अभी तक फिलहाल जो नाम सामने आए हैं, अगर सूत्रों की माने राशिद, तो यही नाम सामने आए हैं, दिया कुमारी से लेकर स्मृति ईरानी से लेकर निर्मला सीतारमन।
आपको याद होगा राष्ट्रीय कल जब मल्लिकार्जुन खड़गे बात कर रहे थे वुमेन रिजर्वेशन बिल की, तो जिस तरीके से, क्योंकि मैं आपको लगातार सुन रही हूँ, आरक्षण की बात करते हुए कांग्रेस पार्टी या विपक्षी पार्टी पीछे नहीं रह रही है, लेकिन बात बोलते बोलते उनके मुंह से ये निकल गया था कि टिकट देनी होती है तो कमजोर महिलाओं को देनी होती है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे के मुंह से जब ये बात निकली थी तो निर्मला सीतारमण ने इस पर घोर आपत्ति जताई थी, और आज निर्मला सीतारमण महिला आरक्षण बिल पर बोलेंगी तो देखना होगा कि आखिर क्या क्या इसमें प्रावधान दिए गए हैं, तमाम चीजें, क्योंकि 15 साल के लिए ये महिला आरक्षण बिल आएगा। हालांकि आपको याद होगा कि जब 2010 में आया था तो ये कहा गया था कि 3 कॉन्जिक्यूटिव जब इलेक्शन होंगे उसमें एक बार ये रिजर्वेशन मिलेगी। तो तमाम चीजें तब थी जब वो राज्यसभा में 2010 में पारित किया गया था। लेकिन अब देखना ये होगा कि आज जब चर्चा लोकसभा में होगी तो किस तरीके से पूरी जो कहानी है वो आगे चलती है, क्योंकि विपक्ष की जब बात आती है, मैं लगातार आपकी डिबेट सुनती हूँ राशिद, तो जहां पर विपक्षी पार्टी एक तरफ एकजुट होने का नारा तो देती है, लेकिन वो भी एक दशक था जब लालू प्रसाद यादव और शरद यादव ने, आपको याद होगा, ये कहा था कि परकटी महिलाएं इसका फायदा उठा लेंगी। तो ये कहना भी गलत नहीं होगा, जो आज इंडिया अलायंस के साथ आए हैं वही इसका विरोध करते हुए नजर आए थे। अभी आपने ओवैसी को सुना कि किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने बोल दिया है, हालांकि हिंदू मुसलमान करना कोई सही बात नहीं है, लेकिन जब भी बात आती है तो ओवैसी उसमें हिंदू मुसलमान ले आते हैं और अपीजमेंट पॉलिटिक्स करने लग जाते हैं। माइनॉरिटी की बात आ जाती है, ओबीसी की बात आ जाती है यहाँ पर, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, राशिद अगर आपने सुना होगा, तो उन्होंने कहा था कि जब इस बिल को पारित करने की बारी आएगी तो मैं चाहता हूं कि विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही एक साथ रहें, दोनों ही इस पर मंजूरी। जी महिमा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। इसके अलावा उर्मिला जी, मनोज जी, डॉक्टर स्नेहाशीष, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन समाजवादी पार्टी का रवैया, समाजवादी पार्टी का नजरिया बहुत अलग है। समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव, अब लाइव आप उनको सुनने जा रहे हैं। डिंपल यादव का ये कहना है, 9 साल में पहली मोदी सरकार और मोदी 2.0 में आप विमेन रिजर्वेशन बिल लेकर के आए नहीं। अगर आप लेकर के भी आए, ओबीसी महिलाओं के अधिकारों की बात भी होनी चाहिए और ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से रिजर्वेशन का निर्धारण होना चाहिए। डिंपल यादव को सुनिए। सरकार को 9 साल पूरे हो गए हैं और मैं समझती हूँ कि वुमेन रिजर्वेशन बिल लाना था तो ये सरकार पहले भी ला सकती थी, और ये आखिरी साल में लेके आ रही है जब इलेक्शंस आने वाले हैं, और क्योंकि इसकी बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा समर्थन किया है, लेकिन हम सभी चाहते हैं कि ओबीसी महिलाओं का भी इसमें आरक्षण निर्धारित हो, क्योंकि आखिरी में खड़ी हुई महिलाओं को भी, जो पंक्ति में आखिरी में खड़ी हैं, उनको भी उनका हक मिलना चाहिए। और सरकार की जो मंशा है, जो इस समय वो लेके आई है बिल, क्योंकि ये 2024 में भी नहीं लागू हो पाएगा ये बिल, और ये जो 5 राज्यों के जो अभी चुनाव होने जा रहे हैं उसमें भी लागू नहीं हो पाएगा, तो ये सरकार की मंशा साफ नहीं है। ये मोदी की नारी शक्ति है, विपक्ष की सियासत अटकी है। विपक्ष को ये लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो ये मास्टर स्ट्रोक है, ये गेम चेंजर है, जिसका 2024 में असर नजर आएगा। लेकिन महिला आरक्षण की राह में कई रोड़े हैं, इसे आसान शब्दों में आगे भी हम आपको समझाते रहेंगे, बताते और दिखाते रहेंगे।